हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपके सीटेट का एग्ज़ाम जो है जुलाई में होने जा रहा है, जिसके लिए आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। अगर आप लोग अपना अच्छे से तैयारी किए रहेंगे तभी आप लोग कर पाएंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारा सीटेट साइंस के लिए चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट है, जिसमें से 2 चैप्टर हो चुका है। तो आज हम देखेंगे उन दोनों चैप्टरों के एडिशनल पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है आपका फसल से, और क्या कहते हैं, सिंचाई से, जैसे कि खरीफ की फसल होगी, राबी की फसल हो गई, पोषक समृद्धि, इन सभी चीज़ों के बारे में है। तो उसमें से फर्स्ट वाले चैप्टर में से जितने भी एडिशनल पॉइंट है जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको पहले पूरा हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर देखेंगे। उसमें आपका सेकंड चैप्टर सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव में जितने भी एडिशनल पॉइंट है, मेन मेन पॉइंट जो जिसमें से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरे मेन मेन पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैप्टर वाइज नहीं भी देखे रहेंगे, यही वाला एडिशनल पॉइंट देख लेंगे अगर आप लोग, तो भी आपका एग्जाम अच्छे से पास हो जाएगा, अच्छे से अगर आप लोग देखे रहेंगे तो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जिसमें से आपका यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कृषि पद्धतियाँ। कृषि की पद्धतियाँ कितनी होती हैं? ठीक है, तो अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें जो है विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। ठीक है, और पशुपालन है दूसरा। जैसे कि पशुपालन में क्या रहेगा, किसी भी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। तो आपको पता ही है फसल किसे कहेंगे। जैसे कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पौधे ढेर सारे उगाए जा रहे हैं, तो उसे हम फसल कह देते हैं। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं के खेतों में बड़ा सा खेत है, उस खेत में क्या कहते हैं, गेहूं के पौधे सब बहुत ज़्यादा हैं, मतलब गेहूं बोया गया है, तो उसे हम गेहूं की फसल बोलेंगे। ठीक है, और अगला पॉइंट आपका क्या है, उर्वरक। तो उर्वरक में रहेगा आपका, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि पहला आपका रबी की फसल है और दूसरा खरीफ की फसल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी एडिशनल पॉइंट हैं और इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग अच्छे से देखे रहेंगे, इसी में से ही क्वेश्चन आपका बनता है सीटेट के एग्जाम में, तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो है ऋतु के आधार पर कितने वर्गों में फसलों को ऋतु के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपका 2 प्रकार का होगा, रबी की फसल और खरीफ की फसल। तो रबी की फसल में क्या क्या होगा और खरीफ की फसल में क्या क्या होगा, एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोग देख रहे हैं तो। ठीक है, और भंडार गृह है, जैसे कि फसल हो जाती है तो उसको हम रखते कैसे हैं, कैसे उन्हें सुरक्षित रखा जाए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला देखेंगे भंडार गृह, जिसमें आपका जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना है, और इस कार्य के लिए हल तथा पटाल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें भी आपका यहाँ पे एक तरफ से पूछा जाता है कि हम जो फसल को कैसे करेंगे, मतलब भंडार गृह में कैसे रखेंगे जो है फसल को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद जुताई करने के बाद बीज डालेंगे। ये आपने यहाँ पे फर्स्ट वाले चैप्टर में देखा था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप और देख लीजिएगा, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिट्टी मतलब कि जुताई करेंगे। जुताई करने के बाद उसमें बीज बोया जाएगा। बीज बोने के बाद में खरपतवार को हटाया जाएगा, सिंचाई की जाएगी, उसके बाद उसमें खाद और उर्वरक डाला जाता है। उसके बाद कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद जो है भंडार गृह में रखा जाता है। ये मतलब इसमें चरण है, एक स्टेप बाय स्टेप रहेगा। एक बार आप लोग फर्स्ट वाला जो चैप्टर हुआ है, सीरीज फर्स्ट जो हुई है, वो वाला जाके आप लोग देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप। आप लोग एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछा जाता है। तो एक बार आप लोग ये वाला देख लीजिएगा। ठीक है, और सिंचाई के लिए क्या क्या होगा आपका, तो बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। तो बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके शुष्क बीज को बोया जाता है, जिससे सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सीड ड्रिल की सहायता से भी बीज की बुआई की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या रहता है, आगे देखेंगे यहाँ पे। तो आप लोग सारे पॉइंट जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने चैप्टर वाइज नहीं देखे हैं तो ठीक है, अगर आपके पास समय नहीं है और चैप्टर वाइज मतलब पूरा देखने का टाइम नहीं है, तो आप लोग ये एडिशनल पॉइंट देख सकते हैं। इसी में से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंचाई में आपका क्या क्या होगा, बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीज को उचित दूरी रखना और अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके शुष्क बीजों को बोया जाता है। तो सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। तो यहाँ पे स्वस्थ बीज और
जो खराब बीज होते हैं, अच्छे बीज और खराब बीज को अलग कैसे किया जाता है, तो इसके लिए ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके लिए जो है, जो बीज होते हैं उसे पानी में डाला जाता है, जो खराब बीज होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि ये पानी है इसमें भरा हुआ है और इसमें बीज डाला गया, तो जो खराब बीज होते हैं यहाँ पे ऊपर तैरने लगते हैं, ठीक है, खराब बीज, ठीक है। और जो अच्छे बीज होते हैं यहाँ तली पर नीचे बैठ जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से बीजों का चुनाव किया जाता है अच्छे और खराब बीज में, ठीक है। और हल हल वाला देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें कैसे किया जाता है। तो मिट्टी में पोषक की समृद्धि और पुनः प्रापूर्ति की आवश्यकता होती है, जिससे कार्बनिक खाद तथा जो है बीज बोने के बाद भी उसमें खाद की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरक में के जो है उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है, ठीक है। जब से पहले तो इतनी मतलब खाद तो नहीं थी, रासायनिक खादें बहुत पहले, लेकिन अब खाद और उर्वरक आने लगी हैं, मतलब बहुत सारी। तो जिससे पौधों में अगर ये खाद डाला जाता है तो जिससे मिट्टी में पोषक की समृद्धि होती है और पौधे में वृद्धि होती है, पौधे अच्छे होते हैं, फसल अच्छी होती है, ठीक है। फसलों की नई किस्मों के आने में रासायनिक उर्वरक जो होते हैं बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, इससे फसलों में वृद्धि होती है, फसल अच्छी होती है, ठीक है, खाद और पोषक पदार्थों से, ठीक है। अगला है आपका, जो यहाँ बीजों का भंडारण किया जाता है, कहाँ रखा जाता है। साइलों में रखा जाता है, भंडार गृह में, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पे, उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है, ये तो आपको पता ही है। निराई में आपका क्या होगा, अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं, ठीक है। जो क्या कहते हैं, पौधों के बीच में जो बोया नहीं रहता है, दूसरे पौधे उग जाते हैं, तो उन्हें खरपतवार बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो उन्हें खरपतवार पौधे बोलते हैं, ठीक है। तो उन्हें हटाया जाता है किसके माध्यम से, निराई के माध्यम से। तो ये भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि खरपतवार को कैसे कैसे करके हटाया जा सकता है। तो बहुत सारी खादें और उर्वरक भी हैं जिसके द्वारा जो है हटाया जाता है खरपतवार को, और निराई के माध्यम से भी हटाया जाता है। तो वहाँ पे आप लोग डिटेल में एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे वो नाम भी दिया गया है, रासायनिक पदार्थ का नाम भी दिया गया है, कौन कौन सा रासायनिक खाद का उपयोग करें जिससे, या छिड़काव करें जिससे कि वो खरपतवार को हटाया जा सके। तो D21 यही सब है उसमें, ठीक है। तो आप लोग एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा। आगे है आपका थ्रेशिंग, उसके बाद है कटाई, का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना, ठीक है, उसे थ्रेशिंग कहते हैं। और दानों को भूसे से अलग करना ही थ्रेशिंग कहलाता है। तो अगर आपसे ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सारे पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है, कुछ भी कैसे भी करके घुमा के आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थ्रेशिंग किसे कहा जाएगा, दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है, ठीक है। बीजों को पीड़कों का सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके लिए कहाँ कहाँ पर रखा जाता है, साइलों में भी रखा जाता है, भंडार गृह में रखा जाता है, ठीक है। और पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे पशुपालन कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके एडिशनल पॉइंट थे, ये सारे पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। अगर और अच्छे से आपको क्लियर चाहिए तो आप लोग एक बार जाके पूरा चैप्टर देख लीजिएगा, फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब हम सेकेंड चैप्टर के सारे एडिशनल पॉइंट देख लेंगे, उसमें क्या क्या है, ठीक है, सूक्ष्म जीव में। ओके, तो अगर आप लोग जा कर के वो चैप्टर वाइज देखेंगे, इससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आपका ज़्यादा क्लियर होगा। उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर लीजिएगा। तो इससे संबंधित फर्स्ट और सेकंड के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, तो आप लोग जरूर हल कीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना तो वीडियो लाइक करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट का और भी क्या कहते हैं एनसीईआरटी की बुक पूरा चैप्टर वाइज चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए जिस भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग एक बार कमेंट कर दिया करें, इससे हम उसका भी लेकर आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वाला चैप्टर वो देखते हैं, सूक्ष्म जीव के एडिशनल पॉइंट को देख लेते हैं।
सेकेंड चैप्टर का है आपका ये एडिशनल पॉइंट सूक्ष्म जीव से। सूक्ष्म जीव में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे सारे इंपॉर्टेंट इसमें से पॉइंट वाइज है। तो जैसे कि यहाँ पे है शैवाल, तो सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, कौन? सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव इन्हें कहा जाता है। और यह बर्फीली शीत मौसम से उष्ण झरनों तथा मरुस्थल में से दलदल तथा हर प्रकार के पर्यावरण में ये जीवित रह सकते हैं। ठीक है, कौन? सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये कहीं पर भी पाए जाते हैं और हर जगह ये जीवित रह सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह वायु में, जल में, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में भी ये पाए जाते हैं। और ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये जो है ये एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। ठीक है, जैसे कि आपको हमने बताया था कि जो है आपका प्रोटोजोआ और तो आप लोग याद रख लीजिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं, तो अगर दोनों रहे तो आपका दोनों हो जाएगा। कुछ एक कोशिकीय होते हैं तो कुछ जो होते हैं वो कोशिकीय बहुकोशिकीय होते हैं। जैसे कि प्रोटोजोआ जो हो गया वो एक कोशिकीय होता है। ओके, तो लेकिन कुछ ऐसे होते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और विषाणु इनसे अलग है लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु जो है, विषाणु को भी इसी वर्ग में रखा जाता है। अगला देखेंगे विषाणु। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। जो विषाणु होते हैं वो केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। ठीक है, और कुछ सूक्ष्मजीव जो होते हैं औषधि एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ प्रकार, कुछ अच्छे भी मतलब कुछ लाभदायक सूक्ष्मजीव भी होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं जो कि हमें हानि पहुंचाते हैं। ये तो आपको पता ही है। आगे देखेंगे, कुछ सूक्ष्मजीव जो हैं वो जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। और जो प्रोटोजोआ होता है वो अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। कौन? प्रोटोजोआ। जैसे प्रोटोजोआ में मच्छर से मलेरिया होता है। और ठीक है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रोटोजोआ में मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ मच्छर। ठीक है, आगे देखेंगे, कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन विषाक्त कर देते हैं। ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे भोजन को खराब कर देते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव लेग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि सूक्ष्मजीव कुछ अच्छे भी होते हैं जो कि पौधों को वो लाभ पहुँचाते हैं और हमारे लिए भी लाभदायक होते हैं, मनुष्य के लिए भी। तो कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो लेग्यूम पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। जैसे कि मटर हो गई, जो जितने भी क्या कहते हैं फली वाली पौधे की जड़ होती हैं सभी में ये क्या कहते हैं सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो ये जो होते हैं सूक्ष्मजीव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये लाभ पहुंचाते हैं। आगे देख लेंगे, आगे में आपका है यहाँ पे मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर और नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। और विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके एडिशनल पॉइंट थे। तो आपको और भी जिसका भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका भी लेकर आएंगे। ठीक है।